हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीएस। आज हम उपस्थित हुए हैं सीटेट पेपर के कुछ ईवीएस का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है एंट्स को लेकर के, चींटी को लेकर के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चींटियाँ समूह के रूप में चलती है, एकदम कतार में चलती है, पंक्तिबद्ध रूप में चलती है। ऐसा कैसे वो चल पाती है? क्या वो एक दूसरे को कहती हैं कि हम पंक्तिबद्ध चलें? ऐसा क्यों होता है? आइए हम समझते हैं। चींटियाँ समूह में चलते वक्त एक विशेष स्मेल छोड़ती है और अन्य चींटियाँ इसे फॉलो करते हुए उसी रास्ते पर चलती है। क्या होता है, जब चींटियाँ पंक्तिबद्ध चलती है उस समय एक चींटी विशेष प्रकार की स्मेल छोड़ती रहती है, जिसको फॉलो करते हुए पीछे वाली चींटियाँ जो है सो क्रमबद्ध उसी कतार में वो चलती रहती है, अपनी रास्ते को ढूंढते हुए चली जाती है, आगे बढ़ती हुई चली जाती है। इस तरह से वो चींटियाँ कतार में चलती हुई दिखाई देती है हमें। ठीक है। चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। फॉर्मिका, चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। इसके डंक में जब चींटियाँ जब हमें काटती है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और उस स्थान पर स्वेल हो जाती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके डंक में, इसके बाइट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एक एसिड होता है जिसको चींटी के नाम पर ही दिया गया, उस एसिड का नाम, चूँकि उस एसिड का सोर्स ही है ये चींटी, जिसको हम लोग एंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसे फॉर्मिका भी कहा जाता है। इसलिए इसके शरीर में जो एसिड पाया जाता है, उसके बाइट में जो एसिड पाया जाता है, उसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला फैक्ट है ततैया, दीमक, चींटियाँ समूह में रहकर अलग अलग विशेष भूमिका अदा करते हैं। ततैया, दीमक, चींटियाँ, ये सब क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग किसी समूह में काम करते हैं तो एक समूह में कुछ सदस्यों को अलग अलग काम सौंप देते हैं कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, है ना। कुछ निर्देशन के लिए व्यक्ति खड़े होते हैं। उसी प्रकार से चींटियाँ जब झुंड में रहती हैं, समूह में रहती हैं, तो कुछ विशेष समूह को अलग अलग काम दे करके सौंपती है। इसलिए कहा जाता है कि ततैया, दीमक, चींटियाँ समूह में रहकर अलग अलग विशेष भूमिका अदा करती है। ऐसी ही कुछ आपको दिखाई देगी कि मधुमक्खियों में ऐसा ही पाया जाता है। मधुमक्खियों में भी ऐसा ही पाया जाता है कि वो अपने झुंड में रहती है और सबका विशेष काम होता है, अलग अलग काम होता है, दिया हुआ होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये काली चिट्टी समूह में है, यहाँ ये ततैया है, बीरणी जिसको हम लोग कह देते हैं, ये हमारा दीमक है। ये समूह में रहते हैं और अपना एक विशेष अलग अलग काम किया करते हैं। ये सबका काम बटा हुआ रहता है। चलिए अगले फैक्ट की ओर हम चलते हैं। ये चींटियाँ, लीफ कटर चींटियाँ, पत्तों को काटती हैं, काट काट करके एकत्रित करते हैं और वो पत्ती अपने बेबी एंट्स को खिलाते हैं, उसको भोजन के रूप में देते हैं। लीफ कटर चींटियाँ अपनी दांतों से पत्तों को काटती है और बाद में इसे अपने बेबी एंट्स को खिलाती हैं। ये थी चींटी को लेकर के एक फैक्ट। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये चींटियाँ पत्ते को कुतर कुतर करके रखती हैं और अपने बेबी एंट्स को बाद में भोजन कराती है। अगला फैक्ट है हमारा डॉग्स को लेकर के, कुत्ते को लेकर के। कुत्ते अपना एक क्षेत्र बना करके रखते हैं। अपने क्षेत्र में वो किसी दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो भौंकने लगते, उसे काटने दौड़ते, उससे लड़ने लगते हैं। ऐसा कैसे उसे पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में दूसरे कुत्ते आए हैं? अगर वो सामने से देख लेते तब तो उन्हें पता चल ही जाता है, लेकिन अगर वो देख नहीं पाते हैं तो वैसे भी उनको पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चलता है, आइए हम देखते हैं। कुत्ते अपना क्षेत्र चिन्हित करके रखते हैं। अगर कोई नए कुत्ते उस क्षेत्र में आ जाते हैं तो इसके यूरिन और पॉटी के स्मेल से पता कर लेते हैं
कि कोई नया कुत्ता उसके क्षेत्र में आया है या नहीं। मतलब पॉटी और यूरिन, उसके मल मूत्र के गंध से पता कर लेते हैं कि उस क्षेत्र में कोई नया कुत्ता आया भी था या नहीं। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा ये रेशा बनाने का काम करते हैं, ये रेशम का रेशा बनाते हैं। रेशम का कीड़ा अपने मादा पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी स्मेल के कारण उसे पता कर लेते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, है ना। इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि स्मेल से पहचान लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपने मादा पार्टनर को कई किलोमीटर दूर उसके स्मेल से पहचान लेते हैं या पता कर लेते हैं। ये थी रेशम के कीट को लेकर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो ईवीएस में आते हैं, सीटेट पेपर के ईवीएस में आते हैं। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला फैक्ट है मच्छर। मच्छर मनुष्य को उसके शरीर के स्मेल, तलवे के स्मेल, बदबू से पता कर लेते हैं। देखिए इन लोगों की फितरत, मनुष्य को तो खुशबू पसंद है, लेकिन इस मच्छर को देखिए और कुत्ते को देखिए, कीट को देखिए, ये जो रेशम के कीट थे इन्हें तो बदबू पसंद है। स्मेल के कारण ये पता कर लेते हैं कि कौन हमारे इर्द गिर्द है। अगर हम मच्छर की बात करें तो जहाँ हम मौजूद होते हैं वहाँ ये तुरंत पहुँच जाते हैं। इन्हें कैसे पता चलता है कि हम यहीं पर मौजूद हैं या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हैं? तो हमारे शरीर की एक विशेष बदबू होती है, एक स्मेल आती है जिसे वह पता कर लेता है कि इस क्षेत्र में मनुष्य हैं, है ना। शरीर की गर्माहट होती है या तलवे की स्मेल होती है, तो इससे वो पता कर लेते हैं यहाँ पर, और तुरंत वहाँ मच्छर पहुँच जाते हैं और हमें काटने लगते हैं, हम पर हमला करते हैं। ये थी मच्छर से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो सीटेट के लिए ज़रूरी है। आइए हम आगे बात करते हैं मधुमक्खी की। मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप ओलेइक एसिड डाल देते हैं तो क्या होगा? होता क्या है कि जब आप ओलिक एसिड मधुमक्खी के छत्ते पर छिड़केंगे या डालेंगे तो जिस मधुमक्खी के शरीर पर वह ओलिक एसिड पड़ेगा, उस मधुमक्खी को बाकी छत्ते के माने अन्य मधुमक्खियों जो होंगे वो उसे उठा करके बाहर फेंक देंगे। जिसके शरीर पर ओलिक एसिड पड़ेगा उसे उठा करके बाहर फेंक देंगे, छत्ते के बाहर कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि जब मधुमक्खियाँ मर जाती हैं, जब मधुमक्खियाँ मर जाती हैं तो उनके शरीर से ओलिक एसिड जैसी बदबू आती है, उनके शरीर से ओलिक एसिड जैसी बदबू आती है। तो जैसे ही आप मधुमक्खी के छत्ते में ओलिक एसिड डालेंगे तो उन्हें अन्य मधुमक्खियों जिसके शरीर पर ओलिक एसिड पड़ेगी उनके शरीर से ओलिक एसिड जैसी बदबू आएंगी, और मधुमक्खियाँ को लगेगा, अन्य दूसरे मधुमक्खियों को लगेगा कि ये मर चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है कि ओलिक एसिड जैसी गंध ही निकलती है। मधुमक्खी के मरने के बाद उसके शरीर से ओलिक एसिड जैसी ही गंध निकलती है, जिस कारण अन्य मधुमक्खियाँ ये समझने लगते हैं कि ये मर चुकी है ना। तो क्या होगा, जब आप मधुमक्खी के छत्ते में ओलिक एसिड डाल देंगे तो मधुमक्खियाँ, दूसरी मधुमक्खियाँ समझ जाएंगी ये मर चुकी हैं और उसे छत्ते से बाहर करके फेंक देंगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग। इनकी डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब ये हमें काटती हैं तो क्या होता है, डंक मारती हैं तो इनके शरीर में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो जहाँ पर हमें काटती है वहाँ पर ये सुझा देती है। बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। मधुमक्खी से रिलेटेड ही कुछ अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। एक छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो अंडे देती है। मधुमक्खियों के छत्ते में एक लीडर होती है जो रानी मक्खी होती है, बाकी को आदेश करती हैं कि किसे क्या काम करना है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं दीमक, ततैया और चींटी के विषय में, ठीक उसी प्रकार की रणनीति इनके छत्ते में भी होती है। एक रानी मक्खी होती है जो बाकी पर अपना शासन चलाती है, विशेष काम दे करके रखती है कि इन लोगों को ये काम करना है, इन मधुमक्खियों को ये काम करना है, सबको अलग अलग काम दे करके रखती है, उस पर अपना कमांड चलाती है। उसमें कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं, ज़्यादातर मादा मधुमक्खियाँ ही होती है, जिसमें एक मुख्य होती है जिनको रानी मधुमक्खी कहते हैं, है ना, और ये अंडे देती हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अगले फैक्ट की ओर।
स्क्रीन पर देख रहे होंगे मधुमक्खियों को। सावधान रहेंगे इससे, एक बार काट ली तो नानी याद करा देती है। आइए हम बात करते हैं मच्छरों को फिर से, मच्छर, कीट और कुत्ते को। हमें मालूम है कि इंसानों को तो खुशबू पसंद है, लेकिन देखिए इन लोगों को तो केवल बदबू पसंद है ना। ये कहीं भी रहेंगे बदबू से ही पहचानते हैं। इसलिए ये मच्छर बैठकर गा रहे हैं, देखिए गीत गा रहे हैं, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी बदबू से पहचान लूँगा। ये हम लोगों के लिए तो खुशबू होगा, क्योंकि हम लोग खुशबू के बगैर नहीं पहचान पाते। वैसे बदबू भी हम बदबू की वजह से भी पहचान पाते कुछ चीज़ों को, लेकिन हमें तो खुशबू पसंद है ना। इंसानों को खुशबू पसंद है, लेकिन इन मच्छर, कीट पतंगों या फिर कुत्ते को देखें तो इन्हें बदबू पसंद है। कुछ को तो बेस पसंद होते हैं, लेकिन इन्हें तो बदबू पसंद है। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। एनिमल्स की बात करें, जिस तरह से हमारी दुनिया रंगीन है, बिल्कुल उसी तरह से अन्य जानवरों की दुनिया रंगीन नहीं होती है। वैसे विज्ञान मनुष्य को भी जानवर ही मानती है, हम लोग भी जानवर ही हैं, लेकिन थोड़े से समझदार हैं, बुद्धिमान है, समझबूझ के साथ कोई भी काम करते हैं। तो जो भी जानवर हैं रात में जगने वाले, उन्हें उनकी दुनिया रंगीन नहीं लगती है, ब्लैक एंड वाइट लगती है। रात में जो जागते हैं उनके लिए दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, वो अन्य रंगों को नहीं पहचान पाती है। लेकिन जो दिन में जगते हैं, तो मनुष्य को छोड़कर जो दिन में जगते हैं और रात में सोते हैं, उनके लिए दुनिया थोड़ी सी रंगीन है। थोड़ी सी रंगीन कहने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ रंगों को पहचान पाती है, सभी रंगों को नहीं पहचान पाती है। हम जितने दिन में जागते हैं तो हम बहुत सारे रंगों को पहचान सकते हैं, लेकिन जानवर जैसे गाय भैंस की बात करें, ये तो दिन में जागते हैं, बिल्ली दिन में जागते हैं, लेकिन हमारी तरह ये रंगों को पहचान नहीं सकते हैं। एनिमल्स हमारी तरह सभी रंगों को नहीं देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दिन में जागते हैं वे पक्षी या जानवर हो रंगों को देख सकते हैं, मगर जो रात में जागते हैं वे केवल ब्लैक एंड वाइट कलर्स देख सकते हैं। ये था एक कलर पहचानने को लेकर के फैक्ट। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। पक्षियों के कान के बारे में बात करें तो इनके कान बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हल्के से छिद्र के रूप में होते हैं। और इनका कान जो है इनके फर से ढका हुआ होता है, पता ही नहीं चलेगा बाहर से कि इनके कान कहाँ है ना। और इनकी आँखें है ना छोटी छोटी होती है, और अधिकांश पक्षी के जो आँख होते हैं वो फिक्स होते हैं, हमारी तरह घुमा फिरा करके नहीं देख पा सकते हैं, अपने पुतली को, आईबॉल को घुमा नहीं सकते हमारी तरह, है ना। वो उनका फिक्स होता है अधिकांश पक्षी के, है ना। इसीलिए उनको गर्दन इधर उधर करके देखना पड़ता है ना। कुछ तो चलते वक्त जो है ना मुर्गा डांस की तरह आगे पीछे, जैसे मैना की बात करें तो मैना आगे पीछे करके चलती है ना। लेकिन उल्लू जो है अपनी गर्दन को बिल्कुल मोड़ सकता है, अधिकांश क्षेत्र में जो है ना वो घुमा सकता है उल्लू, है ना। उल्लू रात में जागता है, दिन में सोता है, तो उल्लू के लिए जो कलरफुल दुनिया होगी वो एकदम ब्लैक एंड वाइट होगी, है ना। उल्लू ब्लैक एंड वाइट दिखता है। पक्षी के कान छोटे छिद्र के रूप में होते हैं, जो कि फर से ढके हुए होते हैं। आइए यहाँ पर देखें, इनके आँख तो दिख रहे हैं, लेकिन इनके आँख तो दिख रहे हैं, लेकिन इनके कान दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इनके कान जो है ना फर से ढके हुए होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है इनका कान। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए पक्षियों के पंखों के बारे में बात करें तो ये अलग अलग आकार के होते हैं, अलग रंगों के होते हैं। अगर छोटे पक्षी हैं तो छोटे पंख होंगे, अगर बड़े पक्षी हैं तो बड़े पंख होंगे, है ना। तो इनके पंख अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों के, जैसे तोता की बात करें उनका तो हरा हरा होता है ना। लेकिन अन्य पक्षियों की बात करें तो अलग अलग कलर्स के होते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। पंख जो होते हैं इनके उड़ने के काम आते हैं, अगर पंख ना हो तो उड़ नहीं पाएंगे।
लेकिन इसके अलावा और भी काम है पंख के कि इन्हें वाटर प्रूफ बना के रखते हैं। पानी अगर इनके शरीर पर पड़ता है तो इन्हें अंदर की जो स्किन है वो भीगने नहीं देते, मतलब वाटर प्रूफ बना के रखते हैं, और शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो पंखों का ये काम है कि शरीर को गर्म रखना, वाटर प्रूफ बनाना, और है ना, उड़ने में सहायता देना। चलिए हम अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, उल्लू अपने गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकती है, लेकिन वहीं मैना की बात करें तो मैना जो है झटके के साथ आगे पीछे करते हुए अपनी गर्दन को चलती है, मुर्गा डांस की तरह, है ना। कुछ लोग डांस भी करते हैं ऐसे बारातियों में डीजे के पीछे। मुर्गा डांस तो फेमस है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की ओर। पक्षियों की आंखें उसके सिर पर दोनों तरफ साइड से होते हैं, बगल से होते हैं, ठीक है। और इनके कान एक छोटे छिद्र के रूप में होते हैं जो कि फर से ढके हुए होते हैं। ये सब हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। मैना के बारे में बात कर चुके हैं कि मैना जब चलती है तो आगे पीछे करके सिर को चलती है, ठीक है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अधिकांश पक्षियों की आंखें फिक्स्ड होती है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी दोबारा बात कर लेते हैं हम लोग कि आंखें उनकी फिक्स होती है। आंखें फिक्स होने का मतलब है हमारी आंखें भी फिक्स है, इंसानों की भी आंखें फिक्स है, लेकिन हमारा आईबॉल घूमता है ना। आईबॉल को हम लोग सिर को स्थिर रखते हुए बगल में देख सकते हैं, लेकिन ये पक्षी, है ना, हमारी तरह अधिकांश पक्षी के आंख फिक्स होते हैं, वो उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो हमारी तरह जो है ना आंख को इधर उधर आईबॉल को घुमा सकते हैं। तो क्या होता है, उनका आंख फिक्स होता है ना, इसीलिए अपना गर्दन जो है ना चारों ओर घुमा करके, सिर को चारों ओर घुमा करके देखते हैं ना। जैसे जहाँ तक उनका सिर घूम पाता है उतना दूर तक वो देख पाते हैं घुमा करके, ठीक है। मतलब अधिकांश पक्षियों की आंखें फिक्स्ड होती है और इसलिए पक्षी अपना सिर घुमाकर चारों तरफ देखते, चारों ओर देखते हैं। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चील, गरुड़ और गिद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखेंगे। ये हमसे 4 गुना अधिक देखने की क्षमता रखते हैं। अगर हम मान लें कि हम 2 मीटर की दूरी पर स्पष्ट देख पाते हैं तो ये 8 मीटर की दूरी से ही स्पष्ट देख पाएंगे। मतलब चौगुना क्षमता होती है इनमें देखने की, हमसे चौगुना क्षमता होती है। कुछ पक्षी जैसे चील, गरुड़, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वो चीज़ें इन्हें 8 मीटर की दूरी से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। ये थी गरुड़ से लेकर के रिलेटेड फैक्ट। चील, गरुड़ और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देखने की क्षमता रखते हैं। नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोयल के बारे में बात करते हैं। कोयल एक पक्षी है ना। इनके शरीर पर छोटे छोटे फर होते हैं, बाल होते हैं, और इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, फिक्स होती है हमारी तरह, है ना। आईबॉल को घुमा नहीं पाते हैं ये, है ना। गर्दन को अगल बगल घुमा करके देखती हैं। ये अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रखती हैं, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। दरअसल बात यह है कि कौवे का अंडा और कोयल का अंडा लगभग दिखने में एक जैसा लगता है। होता क्या है कि कभी कभार, ज़्यादातर, कभी कभार की बात ना करें, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कौवे जो है ना अपने अंडे समझ करके उसको पालने लगते हैं और पालते रहते हैं, बाद में उनसे निकलता है कोयल, ठीक है। तो पक्षी घोंसले का उपयोग जो करते हैं वो अंडे देने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं उसमें रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, बहुत तरह के तमाम काम करते हैं अपने घर पर, लेकिन पक्षी जो है ना केवल अंडे देने के लिए ही उस घोंसले का उपयोग करती है। बाकी जब वो बड़े होते हैं तो छोड़ करके निकल जाते हैं। क्या हम लोग छोड़ कर निकलते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपने घर को बनाते हैं, एक तो बनाने में बहुत वक्त लगता है, इसके बाद ऐसे ही छोड़ के क्यों जाएं। लेकिन घोंसले के में रहने वाले जो हैं, है ना, अंडे देने वाले लोग जो हैं, पक्षी जो हैं, लोग नहीं कह सकते, ये केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। और कोयल तो है कि ये कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। रॉबिन एक पक्षी है जो अपना अंडा देती है, मगर ये सड़क के किनारे जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उस पत्थरों के बीच में जा कर के अपना अंडा देती है। ये पत्थर और अंडा लगभग एक जैसे दिखने में लगते हैं। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। एक जुलाहा पक्षी होती है एक, है ना, जिसको हम लोग बया भी कहते हैं। ये जो नर जुलाहा पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, लेकिन
उसको सेलेक्ट करने के लिए कि कौन घोंसला चुनना है, एक मादा पक्षी उसे सेलेक्ट करती है और उसी घोंसले का उपयोग अंडे देने के लिए करती है। ये फैक्ट है। जुलाहा नर चिड़िया सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया इनमें से सबसे सुंदर घोंसला अंडे देने के लिए चुनती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पक्षी हैं जिनको जुलाहा पक्षी कहा जाता है ना। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। एस्केवेंजर की बात करें। एस्केवेंजर कौन होते हैं? एस्केवेंजर मतलब क्या होता है कि वैसे होते हैं जीव जो अपना शिकार स्वयं नहीं करते हैं। शिकार स्वयं नहीं करते हैं, भोजन के लिए वो दूसरे के शिकार पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि कोई दूसरा उसको शिकार करेगा, मारेगा, मार करके छोड़ देगा, फिर उसको बचे हुए चीज़ों को वो खाएगा, या नहीं तो पहले अपने आप मर गया, किसी भी तरह से मर गया तो उसे वो खाएंगे, तो वो स्कैवेंजर होते हैं। मतलब ये कि स्कैवेंजर अपने शिकार को मारते नहीं हैं, वो केवल मरे हुए जीव या किसी और के द्वारा शिकार किए गए जीव को खाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो गिद्ध और ये लकड़बग्घा, ये खुद शिकार नहीं करते हैं, मतलब अपने शिकार को मारते नहीं हैं, दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को खाते हैं भोजन के रूप में। छिपकली की बात करें तो छिपकली रंग बदलने में माहिर है, हम लोग जानते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान जो है ना बिल्कुल पक्षियों की तरह होते हैं। इनके भी कान आप बाहर से नहीं देख सकते, दिखाई नहीं देती है। हालांकि ये स्लाइड थोड़ी नीचे आ गई है, ऊपर होना चाहिए था। छिपकली और मगरमच्छ के कान भी कुछ पक्षी के प्रकार के ही होते हैं, उनके कान आप देख नहीं सकते हैं, है ना, बहुत छोटे होते हैं। आँखें इनकी सिर के ऊपर होती है, ये आँख हम देख सकते हैं। ये आंखें हम देख सकते हैं, लेकिन इसका कान नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर छिपकली की भी बात करें तो ये कान दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर छिपकली की भी कान आपको दिखाई नहीं देंगे। ये रंग बदलने में माहिर होते हैं। ये जिस वस्तु पर खड़े होंगे वह वस्तु जिस रंग का होता है उसी रंग का अपना ये शरीर का रंग बदल लेते हैं, है ना। शिकार को पकड़ने का एक तरीका है ना। शिकार को पता नहीं चले कि यहाँ हमारा शिकारी मौजूद है, इसलिए अपना रंग बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अभी तुरंत हम बात किए थे कि मगरमच्छ का कान हम देख नहीं सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें आपको कान पता नहीं चलेगा। वैसे तो ये पिक्चर है, वास्तव में भी आपको कान इसका पता नहीं चलेगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे इसके कान। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। एनिमल्स जिनके कान दिखाई देते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, हम लोगों के बड़े बड़े कान हैं, गाय भैंस के भी बड़े बड़े कान हैं, तो ये मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। जिनके कान बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हें मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, मैमेलिया कहा जाता है इन्हें, है ना। मतलब ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, है ना। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। वैसे एनिमल जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, मतलब सूक्ष्म छिद्र के रूप में होता है और फर से ढका हुआ होता है, तो वो बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, वो अंडे देती हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही स्लाइड। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।